हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे चैनल सेवर एजुकेशन में। फ्रेंड, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार आईटीआई प्रवेश परीक्षा 2023 के बारे में। फ्रेंड, जैसा कि आपको मालूम होगा, बिहार आईटीआई का एग्जाम 11 जून 2023 को होना था, लेकिन अब इस एग्जाम डेट को 18 जून 2023 को कर दिया गया है। ठीक है, तो अभी भी आपके पास समय है, बिल्कुल तैयारी में लग रही है। हालांकि पिछले 8 से 10 दिन तक क्लास नहीं हो पाया था, लेकिन अब डेली क्लासेस हो सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज की वीडियो के माध्यम से फिजिक्स के टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इस वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि सभी कैंडिडेट इस वीडियो के माध्यम से जुड़कर अपनी तैयारी को और अच्छी कर पाएँ। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ बिहार आईटीआई की संपूर्ण तैयारी बिल्कुल फ्री में करवाई जाती है। तो फ्रेंड, यहाँ देख सकते हैं मैंने इस क्वेश्चन के पीडीएफ को ओपन कर रखा है। तो चलिए हम लोग एक एक करके सारे क्वेश्चन को डिटेल में समझते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया है, प्रथम भारतीय जिसे भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था वो व्यक्ति कौन थे। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत सारे अलग अलग एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है। तो देखिए, जो भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था वो हुआ था सीवी रमन को। ठीक है, और सीवी रमन को जो नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था, क्यों हुआ था, ये भी कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए सीवी रमन को भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ठीक है, कभी कभी आपको इसलिए भी पूछ लिया जाता है कि कौन सी ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया था सीवी रमन को। तो 1930 ईस्वी में ये आपको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो बिल्कुल आप इस बात को भी याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, जो कि सीवी रमन को प्रथम नोबेल पुरस्कार दिया गया था, वो भी भौतिकी के क्षेत्र में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं मेंशन किया गया है, मृच्छिका बनने वाली परिघटना को क्या हम लोग कहते हैं, ये आपको बताना है। ये भी क्वेश्चन बहुत सारे इंपॉर्टेंट एग्जामों में पूछा जा चुका है, जैसे कि खासकर बिहार के जो एग्जाम हैं उनमें तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि मृच्छिका बनने वाली जो परिघटना होती है, इसे हम लोग क्या कहते हैं। तो ये भी आपको पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहलाता है, जो कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। व्यक्तिकरण के बारे में आप सभी जानते हैं, व्यक्तिकरण वो होता है जैसे कि इसका उदाहरण साबुन का जो बुलबुला होता है जो कि चमकता है। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि जो साबुन का बुलबुला होता है वो चमकता है, वो किस कारण होता है। तो ये व्यक्तिकरण के कारण होता है। विविधतन और ध्रुवीकरण, देखिए ध्रुवीकरण बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। लाइट चैप्टर में आपको इन सारे टॉपिक को कवर किया गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ में देखिए मेंशन किए गए, बरसात के दिन जल पर छोटे तौलिए परतों में चमकीले रंग दिखाई देते हैं, यह किस कारण होता है। तो देखिए, मैंने अभी अभी बताया कि जो आपको चमकीले रंग के दिखाई देते हैं या फिर जो साबुन के बुलबुले होते हैं वो व्यक्तिकरण के कारण होते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सी ऑप्शन, जो कि व्यक्तिकरण दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ में देखिए मेंशन किया गया है, मायोपिया समरूप है। तो देखिए, मैंने आपको मायोपिया के बारे में, निकट दृष्टि दोष के बारे में मैं आपको डिटेल में बताया है। देखिए, मायोपिया समरूप है कहने का मतलब क्या है कि मायोपिया को हम लोग और किस नाम से जानते हैं, ये आपको बताना है। तो देखिए, जो निकट दृष्टि दोष होता है इसे हम लोग मायोपिया के नाम से जानते हैं, जो कि यहाँ से ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। यही अगर आपसे पूछा जाएगा दूर दृष्टि दोष, तो दूर दृष्टि में आपको हाइपर मेट्रोपिया हो जाएगा। ज़्यादा दृष्टि दोष में यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है। तो याद रखिएगा कि मायोपिया कहीं हम लोग निकट दृष्टि दोष कहते हैं और दूर दृष्टि दोष को हाइपर मेट्रोपिया कहते हैं। ठीक है, साथ ही यहाँ पे निवारण लेंस भी आपको याद होना चाहिए कि निकट दृष्टि दोष में या फिर मायोपिया में हम लोग अवतल लेंस का उपयोग करते हैं और दूर दृष्टि दोष में हम लोग उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। ठीक है, इन दोनों पॉइंटों को याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है, ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था, ये आपको बताना है। तो देखिए, अभी रिसेंटली बिहार पुलिस मद्य निषेध का जो एग्जाम हुआ है उसमें भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। अगर आपने एग्जाम दिया होगा या फिर क्वेश्चन आपने देखे होंगे तो देखा होगा कि ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था। ये डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे ही पूछा गया था, और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा नरेंद्र कापानी, जो कि यहाँ पे बी ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, देखिए सारे में जो क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है, ध्वनि नहीं गुजर सकती है किसमें, ये आपको बताना है। जैसे कि ऑप्शन देखिए मेंशन किया गया है, जल, स्टील, वायु या फिर निर्वात।
तो आप सभी कैंट जानते हैं कि जो ध्वनि है ये आपको निर्वात से नहीं गुजर सकती है। निर्वात क्या होता है तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जहाँ हवा न हो उसे हम लोग निर्वात कहते हैं। और जो प्रकाश होता है वो प्रकाश आपको निर्वात में यात्रा कर सकता है, लेकिन जो ध्वनि होता है वो निर्वात में यात्रा नहीं कर सकता है, क्योंकि ध्वनि को किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। तो बिल्कुल आप इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, निम्नलिखित में से किसका ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन देख सकते हैं मेंशन किया गया है, दाब, तापमान, आर्द्रता या फिर घनत्व। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा दाब यानी कि प्रेशर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया है, सोनार कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके सोनार का फुल फॉर्म बताइए कि आखिर क्या सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आपको ये भी पूछ लिया जाता है कि सोनार का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है। और यहीं क्वेश्चन के बारे में बात करें जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये आपको प्रतिध्वनि के सिद्धांत पर कार्य करता है, जो कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन की। ठीक है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ में देखिए मेंशन किया गया डॉपलर प्रभाव किस पर लागू होता है, ये आपको बताना है। तो देखिए जो डॉपलर प्रभाव होता है आपने सुना होगा कि ये सिर्फ ध्वनि पर लागू होता है, लेकिन आपको याद रखना है कि जो डॉपलर प्रभाव होता है ये सिर्फ ध्वनि पर नहीं बल्कि यहाँ पे प्रकाश पर, लाइट पर भी ये प्रभाव दिखाता है, लागू होता है। ठीक है। इसीलिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा डी ऑप्शन, जो कि है ए और बी दोनों। ठीक है। आप इसके उदाहरण को भी समझ सकते हैं, जो कि डॉपलर प्रभाव है। जो कोई ट्रेन आती है तो जैसे जैसे हमारे नज़दीक आती है उसका जो ध्वनि है बहुत ही तेज़ सुनाई देता है। तो इसका एक उदाहरण भी है जो कि आप सभी कैंट को मालूम होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है, MRI मशीन में निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है, ये आपको बताना है। ठीक है। ये भी क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे अलग अलग एग्जाम में इस क्वेश्चन को भी रिपीट किया गया है, जो कि आपको याद होना चाहिए। ठीक है। ऑप्शन देख सकते हैं मेंशन किया गया है, ध्वनि तरंग, एक्स किरण, परश्रव्य तरंग या फिर चुंबकीय तरंग। ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा MRI मशीन निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है, तो वो आपको किया जाता है चुंबकीय तरंग का, जो कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन का। साथ ही आप वीडियो के फटाफट नीचे कमेंट करके बताइए कि MRI का फुल फॉर्म क्या होता है, जो कि ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए आज की इस वीडियो के माध्यम से मैंने सिर्फ 10 ही क्वेश्चन कराए हैं, लेकिन 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए कि आपने 10 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का राइट आंसर दिया है। साथ ही अगर किसी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट है तो वीडियो के नीचे कमेंट करके आप पूछ भी सकते हैं। ठीक है। तो बिल्कुल आप हमारे साथ जुड़े रहिए, डेली आपको क्लासेस होते रहेंगी अब। और साथ ही अगर आप इस क्वेश्चन का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड, जय हिंद।